Hello students, in this video we are going to study about the coefficient of self-induction. In the previous video we have studied about self-induction. Now we are going to study about the coefficient of self-induction. तो प्यारे बच्चों, coefficient of self-induction इसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। प्यारे बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोलिए या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। तो दोनों ही चीजें अलग अलग हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा सेल्फ इंडक्शन और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस, या जिसका दूसरा नाम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो दोनों वर्डों में देयर इज अ चेंज। पिछले वीडियो में पढ़ा सेल्फ इंडक्शन और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस। देखते हैं क्या होता है। ओके, we have already discussed about a coil. पिछले वीडियो में हमने एक कॉइल के बारे में बात किया था, ठीक है। ये हमारी एक कॉइल और ये एक बैटरी एंड दिस इज द की। ये प्यारे बच्चों बैटरी हो गई और ये हमारी क्या हो गई, की हो गई। तो जैसे ही की को हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं, एज वी ऑन द की, जैसे हमने की को क्या किया, ऑन किया, तो यहां बैटरी से क्या चलेगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक करंट चलेगा। और हमने क्या डिस्कस किया था, ये करंट एकदम से जीरो से मैक्सिमम नहीं जाता, ग्रेजुअली जाता है, 0 1 2 3 4 इस तरह से। मान लीजिए बैटरी 5 एम्पियर करंट दे सकती है। ये जो बैटरी है ये ज्यादा से ज्यादा कितना करंट दे सकती है, 5 एम्पियर। तो जैसे हम की को ऑन करेंगे तो ये बैटरी एकदम 5 एम्पियर करंट नहीं देता है। कैसे देता है, 1 2 3 4 5 5 5 5, फिर मैक्सिमम जब हो जाता है फिर वो कंटिन्यूअस फ्लो करता है। ओके, तो बात करते हैं, देखिए लेट स्टार्ट। ये भी समझ में आ जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। देखिए, एज द की ऑन, जैसे ही की को क्या किया जाता है, ऑन किया जाता है, ठीक है, द बैटरी करंट या मेन करंट, जो भी आप कहना चाहें, द बैटरी करंट इंक्रीज 0 टू मैक्सिमम। प्यारे बच्चों, ये बात हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी। जैसे हम की को ऑन करते हैं, बैटरी करंट देता है, वो करंट क्या 0 से मैक्सिमम तक मूव करता है। अच्छा, जैसे ही करंट 0 से मैक्सिमम जाएगा तो देखिए क्या होगा। जैसे आपने की को ऑन किया, एज यू मेक द की ऑन, करंट चला 0 1, जैसे करंट की वैल्यू 1 हुई, यहां पे क्या आ गया, एक मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइन। 1 से 2 एक और मैग्नेटिक लाइन, 2 से 3 एक और मैग्नेटिक लाइन, 3 से 4 एक और मैग्नेटिक लाइन। क्लियर हो गया। तो यानी जैसे ही करंट चेंज होता है, एज द बैटरी करंट इंक्रीज 0 टू मैक्सिमम, तो क्या होगा, इसके अंदर का जो फ्लक्स है वो भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स, due to the change in current, the flux, magnetic flux also change। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसके अंदर का वो भी क्या हो जाएगा, चेंज। क्यों, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके बराबर होता है, देखिए म्यू नॉट Ni के बराबर। ओके, तो यहां से B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, करंट के। एक बात, दूसरा आपको मालूम है फ्लक्स क्या होता है, फील्ड इनटू एरिया।
यानी फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी। बात नंबर 2, तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड करंट पे, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, सॉरी फ्लक्स डायरेक्टली फ्लक्स बी पे, बी आई पे, तो फ्लक्स उस पे डिपेंड करेगा आई पे, तो जैसे जैसे आई बदलेगा वैसे वैसे फ्लक्स बदल जाएगा। तो ड्यू टू द चेंज इन करंट द मैग्नेटिक फ्लक्स आल्सो चेंज। यहां तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए प्यारे बच्चों, we have क्या कि जैसे जैसे करंट चेंज होता है वैसे वैसे फ्लक्स चेंज होता है, यानी फाई डायरेक्टली डिपेंड ऑन करंट। जैसे जैसे करंट चेंज होगा फ्लक्स भी क्या होगा प्यारे बच्चों, चेंज होगा। ये बात समझ में आ गई? ओके, इस थ्योरेटिकल को हमने इक्वेशन वाइज लिख लिया है। तो फ्लक्स डायरेक्टली डिपेंड ऑन करंट। अब यहां इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। ये जो प्रोपोर्शनलिटी है इसको हटाने के लिए हमने क्या किया, वी अप्लाई अ कांस्टेंट L, ठीक है। तो ये जो L है प्यारे बच्चों, ये जो L है इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये क्या है, कॉइल की प्रॉपर्टी है। कॉइल की क्या है, प्रॉपर्टी। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये L है क्या, जैसे हर वायर का एक रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस के बारे में तो आप शायद 10th क्लास में पढ़ा रहे हैं। जितने भी वायर होते हैं प्यारे बच्चों, समझ लीजिए हर वायर के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ही करंट को चलने से रोकेगा, जितना ही कम रेजिस्टेंस उतना ही करंट को ज्यादा चलाएगा। ऐसे ही हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, पिछले प्रीवियस जैसे हमने 12th की पढ़ाई शुरू करी, आपने एक टॉपिक पढ़ा था कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, याद आ गया? तो हर कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। जिस तरह से हर वायर के अंदर रेजिस्टेंस होता है, जिस तरह से हर कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटेंस होता है, ऐसे ही हर कॉइल के अंदर क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस L। रट लीजिए, अगले चैप्टर में बड़ा ही काम आने वाला है। ये समझ लीजिए, ये जो भी मैं बात बता रहा हूं ना, जिसने ये बात पकड़ ली उसका अगला चैप्टर उतना इजी हो जाएगा। देखिए जितने भी रजिस्टर होते हैं, समझ लीजिए रजिस्टर कौन होते हैं, देखिए रजिस्टर कौन होते हैं, हैविंग रेजिस्टेंस, जिनके पास रेजिस्टेंस होता है। कैपेसिटर कौन होते हैं, जिनके पास कैपेसिटेंस होता है, C। तो प्यारे बच्चों अगर कोई आपसे ये पूछ ले इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, समझे बात आ गई? तो इंडक्टर कौन होगा, जिसके पास इंडक्टेंस होगा, यानी L। बस बड़े ही मजेदार बात है, इसको बेटा अभी से ही कहीं रफली नोट कर लो। जिनके पास रेजिस्टेंस होता है वे रजिस्टर कहलाते हैं, जिनके पास कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटर कहलाते हैं, और जिनके पास इंडक्टेंस होता है वो इंडक्टर कहलाते हैं। इसका सिंबल ये होता है, इसका सिंबल ये होता है, तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉइल। जितनी भी कॉइल होती है वे सारी इंडक्टर होती है, मालूम है? चलिए नोट कर लीजिए इस बात को। अगले चैप्टर, पूरा चैप्टर इन तीनों पे डिपेंड है, ये समझ लीजिए। अगला चैप्टर जो हम एसी का पढ़ने वाले हैं ना, वो इन तीनों पे डिपेंड है। ओके, हाँ तो प्यारे बच्चों L क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस। ओके,
अब जरा इसकी 1 मार्क्स में मान लीजिए डेफिनेशन आ जाए, बोर्ड में आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस, तो प्यारे बच्चों कैसे जवाब दोगे? ये फॉर्मूला देख लो, सिंस phi is equal to Li, let I is equal to 1 एम्पियर। ये जो बैटरी है मान लीजिए ये 1 एम्पियर करंट देती है, ये जो बैटरी है क्या करती है 1 एम्पियर करंट देती है, तो phi क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। बन गई मेरी डेफिनेशन। तो मान लीजिए एग्जाम में आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन L, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? सेल्फ इंडक्टेंस L is the amount of magnetic flux produced by 1 ampere current। बात खत्म हो गई। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन, बड़ी ही सिंपल सी डेफिनेशन। सेल्फ इंडक्शन उतने मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होता है जो प्रोड्यूस किया जाता है किससे? 1 एम्पियर करंट से। 1 एम्पियर करंट जितना भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा, जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर देगा, वही कॉइल का क्या कहलाएगा? सेल्फ इंडक्टेंस। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम और समझते हैं। देखिए, सिंस phi is equal to Li, तो इस फॉर्मूले से phi is equal to Li से हमने L की क्या दे दी? डेफिनेशन। अब डेफिनेशन दे दी तो क्या यूनिट दे सकता हूं? देख लीजिए, तो यहां से L कितना हो जाएगा? phi अपॉन I, तो यूनिट क्या हो जाएगी? 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। हाँ भाई, कैसे दोगे? तो प्यारे बच्चों, phi की यूनिट, ये फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर, सभी जानते हैं। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। आ गई, वेबर पर एम्पियर। बात समझा भाई? 1 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आ जाए सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट, SI यूनिट वेबर पर एम्पियर, L क्या होता है? phi अपॉन I, तो वेबर पर एम्पियर। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ, कोई दिक्कत नहीं? ओके। अगर आपसे डायमेंशन पूछ ले, अगर आपसे डायमेंशन पूछ लिया जाए L का, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ L, तो कैसे करेंगे? देख लीजिए, तो जो L का डायमेंशन होगा वो किसके बराबर होगा? डायमेंशन ऑफ फ्लक्स अपॉन डायमेंशन ऑफ एरिया, वो सॉरी करंट। डायमेंशन ऑफ फ्लक्स अपॉन डायमेंशन ऑफ करंट। तो अब फ्लक्स का डायमेंशन कैसे निकलेगा? जिस बच्चे को फ्लक्स का डायमेंशन आता है निकालना, वो किसका डायमेंशन निकाल देगा? L का। तो फ्लक्स का डायमेंशन कैसे निकलेगा? phi is equal to BA। B का डायमेंशन कैसे निकलेगा? F is equal to QVB। याद आ गया? तो वो सारी बातें आपको बताई थी हमने, ठीक है? तो देख लीजिए, जो फ्लक्स की डायमेंशन होती है वो होती है ml2 t-2 a-1, और करंट की क्या हो जाएगी? एम्पियर। तो ये हो जाएगा ml2 t-2 a-2। अब आप कहोगे सर आपने फ्लक्स की डायमेंशन डायरेक्ट क्यों लिख दी? तो प्यारे बच्चों, इसलिए लिख दी है कि पूरा एक वीडियो मैंने आपका मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर बनाया था, ठीक है? जो बच्चे रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनको मालूम है, पूरा एक वीडियो
मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर बनाया था, तो वहां मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन कैसा आएगी वो चीज मैंने वहां लिखवा दी है, तो आई विल नॉट वेस्ट द टाइम टू रिपीट इट अगेन। ठीक है, वैसे भी जो समझदार बच्चा है उसको तो पता ही होगा। तो बस ये बताया है कि जिसको फ्लक्स की डायमेंशन मालूम है उसको एल की डायमेंशन इजीली क्लियर हो जाएगा, नो नीड टू डू मच अदर एफर्ट। तो फ्लक्स याद रखेंगे तो एल अपना आप क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन, सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट और सेल्फ इंडक्टेंस की क्या डायमेंशन, ये हो गया। अब एक चीज और जरा समझ लीजिए, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ लीजिए। इसका ग्राफ भी काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका ग्राफ और समझ लीजिए, देख लीजिए। फिजिक्स में हमने आपसे एक बात बोली थी, देखिए फाई इज इक्वल टू एल आई, ये बात समझ में आ गई? ओके, तो अगर मैं फ्लक्स और यहां मैं ले लेता हूं फ्लक्स और यहां मैं ले लेता हूं क्या, करंट, क्योंकि एल क्या हो जाएगा, फाई ओवर आई। तो अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूं ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है ये रिप्रेजेंट करेगा एल को। ध्यान दीजिए, लास्ट ईयर ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया था बोर्ड में कि ड्रॉ द ग्राफ फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो फ्लक्स और आई के बीच में अगर आप ग्राफ बनाएंगे, द स्लोप, ये देखिए 1 मार्क्स के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप ऑफ फ्लक्स एंड करंट। वो फिजिकल क्वांटिटी बताइए जो रिप्रेजेंट होती है किसके स्लोप से, फ्लक्स और करंट के। सेल्फ इंडक्टेंस क्लियर हो गया? ओके, इस क्वेश्चन को एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है, फ्लक्स करंट, हाँ भाई बताइए किसका सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होगा, ए का या बी का? तो जो समझदार बच्चा वो कहेगा ए का स्लोप ज्यादा है, तो ए का जो वो सेल्फ इंडक्शन है वो ज्यादा होगा, बी का क्या होगा, कम होगा। क्लियर हो गया? चलिए ओके स्टूडेंट्स, तो सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में आपको डेफिनेशन बता दिया है, यूनिट बता दी गई है, डायमेंशन बता दी गई है, ग्राफ बता दिया गया है। अच्छा, 1 मार्क्स में और क्या क्वेश्चन आ सकता है? ये क्वेश्चन आ सकता है कि सेल्फ इंडक्टेंस को डिस्कवर किसने किया था, ये बात बताई किसने थी? तो प्यारे बच्चों, डिस्कवर बाय जोसेफ हेनरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसको किसने डिस्कवर किया? जोसेफ हेनरी, सर जोसेफ हेनरी ने। ठीक है, हमने आपको बताया था जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो एक टॉपिक क्या था, एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय फैराडे एंड जोसेफ हेनरी। क्लियर हो गई बात? तो वहां हमने आपको बताया था कि जो फैराडे थे, फैराडे ने केवल शुरुआत करी थी, लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताया था, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हेल्प से सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन की कंसेप्ट किसने दिया? जोसेफ हेनरी सर ने। ठीक है, तो 1 मार्क्स में अगर आपसे पूछ लिया जाए, ध्यान देना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए हु डिस्कवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ध्यान देना, हु डिस्कवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए हु डिस्कवर सेल्फ इंडक्टेंस, हेनरी, जोसेफ हेनरी। और इसी वजह से एल की जो यूनिट है उसको क्या बोला गया? हेनरी भी बोला गया। क्या ये बात समझ में आ गई? तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए प्यारे बच्चों, ध्यान देना, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एल, तो सीधा लिख देना है हेनरी। क्वेश्चन को घुमा देगा, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज हेनरी, सेल्फ इंडक्टेंस। क्वेश्चन को घुमा देगा, डिफाइन 1 हेनरी, तो क्या बोलेंगे?
1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वेबर अपॉन 1 एम्पियर। तो क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, तो ये था हमारा पूरा सेल्फ इंडक्टेंस जिसको हमने करा। ओके, आगे हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं। ये सारी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम सेल्फ इंडक्टेंस को देखिए, एक तो हमने किससे आपको समझाया, फाई इज इक्वल टू फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। इस कंसेप्ट से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के होता है। तो एक तो हमने सेल्फ इंडक्टेंस को इसकी हेल्प से समझाया। अब हम आपको समझाएंगे थोड़ा सा और मॉडिफाई करके फैराडे लॉ की हेल्प से। देख लीजिए प्यारे बच्चों, तो मेरे ख्याल से दिस थिंग यू हैव ऑलरेडी डन। ये आपने वीडियो को पॉज करके लिख लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस को थोड़ा सा और समझते हैं। देख लीजिए, सिंस यहां तक हो गया, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सिंस बाय फैराडे लॉ, फैराडे ने क्या बोला, माइकल फैराडे ने, कि भाई जो इंड्यूस ईएमएफ है वो क्या है, डी फाई ओवर डी टी। अब आपको कहा सर माइनस क्यों नहीं लिया, ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, अगर आप माइनस भी लेते हैं तो यानी आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप माइनस नहीं लेते हैं तो यानी आप केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। बस सीधी सी बात है, आप माइनस लें या ना लें। माइनस लेते हैं तो आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को बता रहे हैं, और अगर प्लस लेते हैं तो आप केवल मैग्नीट्यूड को बता रहे हैं, और कोई बात नहीं है। चलिए, तो E इज इक्वल टू डी फाई ओवर डी टी लिख लेते हैं। ओनली हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ओके, माइनस हटाते ही यानी हम थोड़ी देर के लिए लेंस लॉ को भूल जाते हैं, माइनस हटाते ही हम थोड़ी देर के लिए डायरेक्शन को भूल जाते हैं। ओके, तो E इज इक्वल टू डी फाई ओवर डी टी, तो E इज इक्वल टू डी ओवर डी टी। अब प्यारे बच्चों, फ्लक्स देखिए किसके बराबर है, Li के बराबर। यहां तक बात समझ आ गई? ओके, अब L तो क्या है, एक कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो L बाहर आ जाएगा, di ओवर dt हो जाएगा। ओके, अब जरा इस चीज को समझिए। अगर मैं ये कह दूं इफ di ओवर dt इज इक्वल टू 1, देन हम क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू L। तो देखिए, सेल्फ इंडक्टेंस की एक डेफिनेशन और बन गई। सेल्फ इंडक्टेंस की एक डेफिनेशन और बन गई। क्या डेफिनेशन बन गई, देखिए, सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू द इंड्यूस ईएमएफ। सेल्फ इंडक्टेंस इंड्यूस ईएमएफ के बराबर होगा कब, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिट। सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू द इंड्यूस ईएमएफ इफ rate of change, if rate of change of current, if rate of change of current is unit। एक डेफिनेशन ये बन गई आपकी। तो एग्जाम में प्यारे बच्चों, अगर आपसे सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप ये लिख दें या ये लिख दें, दोनों पे ही आपको क्या मिल जाएंगे, मार्क्स। हाँ, फॉर्मूले दोनों याद होने चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल आपके इस फॉर्मूले पे भी आ सकता है और इस फॉर्मूले पे भी आ सकता है। ठीक है, तो देखिए, L के दो फॉर्मूले बन गए प्यारे बच्चों। L इज इक्वल टू फाई अपॉन आई, और यहां से क्या बना, यहां से बना L इज इक्वल टू E ओवर डी फाई ओवर डी टी। तो ये हमारे दो फॉर्मूले, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2। तो L के फॉर्मूले कितने, 2,
और दोनों फॉर्मूले के बिहाफ पे हमने क्या कर दी, दो डेफिनेशन दे दी, लेकिन यूनिट हमेशा क्या रहेगी, हेनरी। डायमेंशन हमेशा क्या रहेगी, ml2 t-2 a-2, और ग्राफ भी हमेशा यही रहेगा, जितना ज्यादा स्लोप उतनी ही ज्यादा L की वैल्यू। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चों, तो ये सारी बातें जो हमारी थी हमने पढ़ी सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। ओके, चलिए अब L के ऊपर एक दो छोटी छोटी बातें हम पढ़ लेते हैं। पता होनी चाहिए, थोड़ा ज्यादा टफ बातें नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बातें हैं L के बारे में। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। चलिए, सेल्फ इंडक्टेंस देखिए, ये समझ लीजिए, हम ऑलरेडी रजिस्टर को जानते हैं। रजिस्टर जिसके अंदर रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटर जिसके अंदर कैपेसिटेंस होती है, तो इंडक्टर जिसके अंदर इंडक्टेंस होता है। क्लियर हो गया? ओके, तो समझ लीजिए, हम इस बारे में बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक छोटा सा टॉपिक करेंगे हम, इंडक्टर। तो इंडक्टर कौन होते हैं? द एलिमेंट नॉर्मली हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉइल की। द एलिमेंट हैविंग इंडक्टेंस, तो जिनके पास रेजिस्टेंस वे रजिस्टर, जिनके पास कैपेसिटेंस वे कैपेसिटर, तो जिनके पास इंडक्टेंस वो क्या कहलाएंगे, इंडक्टर। तो क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, चलिए। ओके, तो जिस तरह से प्यारे बच्चों रेजिस्टेंस और कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल को क्या करते हैं, ओबे करते हैं, तो इसी तरह से जो इंडक्टर हैं वे भी क्या करते हैं, सीरीज और पैरेलल को क्या करते हैं, ओबे करते हैं। तो देख लीजिए, इंडक्टर का जो सिंबल होता है, जैसे देखिए, अगर हम बात करें इन सीरीज, अगर हम बात करें इन सीरीज, तो ये हमारे पास एक इंडक्टर और ये हमारे पास दूसरा इंडक्टर। ओके, ये इसके क्या है, टर्मिनल है। तो इस इंडक्टर को मैं नाम देता हूं L1 और इस इंडक्टर को नाम देता हूं L2। जैसे रजिस्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, R1 R2 R3 से, कैपेसिटर को किससे रिप्रेजेंट करते थे, C1 C2 C3 से, ऐसे ही इंडक्टर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, L1 L2 और L3 से। तो अगर हम कॉइल को सीरीज और पैरेलल में ऐड कर दें, कॉम्बिनेशन दे दें, ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई इंडक्टर है L1 और ये कोई दूसरा इंडक्टर है हमारे पास L2, ठीक है, सबके पास अपनी अपनी क्या है, इंडक्टेंस। तो इस केस में जो टोटल इंडक्टेंस होगी वो होगी L1 प्लस L2, और इस केस में जो टोटल वो होगी इंडक्टेंस, तो वो होगी 1/L इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2, यानी L इज इक्वल टू ये हो जाएगा L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। तो मेरे ख्याल से क्या ये बात आपको समझ में आ गई? और कई बार आपसे पूछ सकता है कि कोई भी इंडक्टर आइडियल कब होगा, तो फॉर आइडियल इंडक्टर, कोई भी इंडक्टर आइडियल कब होगा, फॉर आइडियल इंडक्टर द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस मस्ट बी हाई। क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए, यानी L की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी इंडक्टर उतना ही ज्यादा क्या अच्छा कहलाया जाएगा। तो ये छोटी छोटी कुछ बातें, कई बार 1 मार्क्स के इसमें न्यूमेरिकल आ जाते हैं, L1 और L2 की वैल्यू दे देगा। जैसे वो कहेगा वी हैव द टू इंडक्टर हैविंग 1 Henry and 2 Henry, they are in series, what is the total inductance, 1 Henry plus 2 Henry 3 Henry। इस तरह के आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपका मैंने टॉपिक कंप्लीट किया है सेल्फ इंडक्टेंस का। चलो।